अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम हर साविये से। मैं हूं आपकी मेज़बान समीना राना। नाज़रीन, प्रोग्राम में जिन मौज़ूआत पर आज हम बात करेंगे, सबसे पहले आपके साथ वो शेयर कर लेते हैं। बिलाखिर बलदियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला कराची में इख्तिताम को पहुंचा है। कराची हैदराबाद के बलदियाती इंतखाबात के बाद जो रिजल्ट आ रहे हैं उसके मुताबिक पीपल्स पार्टी पहले नंबर पर है। प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि नताइज में ताखीर और धांधली के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शन कमीशन पर क्या ये इल्जाम दुरुस्त हैं, इसमें कितनी सच्चाई है। इसके बाद जो दूसरा सेगमेंट होगा प्रोग्राम में हम बात करेंगे इमरान खान के हवाले से। एक बार फिर से उन्होंने एक नया प्लान अनाउंस कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म की नींदें हराम कर देंगे। कौमी असम्बली के हवाले से हमने एक नया प्लान बना लिया है और ये भी इंडिया दिया है उन्होंने कि निगरान सेटअप के लिए कौमी असम्बली में हम वापस जा सकते हैं। क्या प्लान हो सकता है इमरान खान का और कैसे नींदें हराम करने वाले हैं वो वज़ीर आज़म की। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि PMLN के MNAs हमारे साथ राबते में है। कौमी असम्बली में क्या अदम एतमाद की तहरीक आ रही है, प्रोग्राम में हम बात करेंगे। इसके बाद जो तीसरा सेगमेंट है उसमें हम बात करेंगे कि चौथी शुजात ने परवेज इलाही को शो कॉज नोटिस या बुनियादी रुकनियत मुअत्तल कर दी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या परवेज इलाही को पूरी पार्टी जम करने का इख्तियार है और आगे क्या हो सकता है। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं मेरे मुअज़्ज़िज़ मेहमान। तारुफ करवाती चलूं, सज्जाद मीर किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर एनालिस्ट और एंकर पर्सन सना मिर्जा साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। सीनियर तजियाकार जावेद मलिक मेरे साथ तशरीफ रखते हैं। तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। मीर साहब, सबसे पहले आपसे मेरा सवाल है, इंतखाबात हो गए, रिजल्ट्स आना शुरू हैं और उन रिजल्ट्स के मुताबिक पीपल्स पार्टी पहले नंबर पर है, लेकिन वही हुआ इन बलदियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में भी जो हमने माजी में भी देखा। चाहे जनरल इलेक्शन हो, बलदियाती इंतखाबात हो, धांधली के इल्जाम लगते हैं, नताइज में ताखीर के इल्जाम लगते हैं और ये कहा जाता है कि अक्सरियत को कम करने की साजिशें हो रही हैं। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी की जानिब से इलेक्शन कमीशन पर जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, कितनी सच्चाई है सर इनमें? देखिए, ये इल्ज़ाम तो हर इलेक्शन में लगता है, जैसा कि आपने खुद कहा है। लेकिन असल चीज़ जिसने कराची के नक्शे को समझने में आपको आसानी भी होगी, मुझे भी आसानी होगी, वो ये है कि आज से पहले हमारे कोई एंकर पर्सन, हमारे कोई तजिया नगार मुंह ज़ुबान से जमात इस्लामी का नाम नहीं निकालते थे और इस बात की तरफ बहुत कम इशारे मिलते थे और बड़े दबे दबे लफ्ज़ों में मिलते थे कि जमात कराची में दोबारा एक कुव्वत बन रही है। कराची की ट्रेडिशनल जो एक पार्टी थी वो जमात इस्लामी थी। मरहूम चौधरी गुलाम के ज़माने से जब वो इस्टेब्लिश हुई तो बल्दियाती इलेक्शन वही जीती थी। उसके बाद का ज़माना है, JJP ने उनसे कुछ आधा मैंडेट छीना और उसके बाद फिर MKM का जो किस्सा है वो एक लंबा कहानी है। अब ये बात तो समझ आ गई है कि MKM ने जो इलेक्शन में शामिल ना होने का फैसला किया है, ये सिर्फ इसलिए नहीं किया कि हल्के बंदियां जो है वो दुरुस्त नहीं है। दुरुस्त बात है, वो भी उनके एतराज़ात दुरुस्त है, लेकिन इस वक्त उन्होंने इलेक्शन से एक तरह से फरार का रास्ता इख्तियार किया है और नजर आता है कि उनकी कुव्वत नहीं रही। रहा ये सवाल कि जो रिजल्ट आए हैं वो कितने काबिल कबूल हैं। सईद गनी ये कहते रहे हैं कि जमात इस्लामी या हम नंबर 1 पे होंगे या हमारे साथ कोई जमात इस्लामी कोई कर सकती है। वो आज भी ये कह रहे हैं कि नंबर 2 जमात इस्लामी आ रही है। किस्सा ये है कि पीपल्स पार्टी तो कराची में कभी थी नहीं, पेराफरी में थी। सन 70 में 2 सीटें थी 7 में से। 77 के बड़ी जो था PNA ने 9 सीटें जीती थी और 2 सीटें उन्होंने जीती थी, सीटें बढ़ चुकी थी उस वक्त। उसके बाद तो खैर MKM का दौर आ गया और पीपल्स पार्टी लगता था कि कराची की मुखालिफ नहीं है, बल्कि वो एक सिंध 2 हिस्सों में बट गया है, एक शहरी सिंध और एक दही सिंध। पीपल्स पार्टी दही सिंध तक महदूद होकर रह गई है। शहरी सिंध में से मुराद था महाजर और दूसरी लोग और दही सिंध से मुराद खालिस सिंधी आबादी थी। ये सूरत पैदा हो गई थी। लेकिन इन इलेक्शन में अगर उन्होंने की जीत सिर्फ इसलिए है कि सूबाई हुकूमतें बल्दियाती इलेक्शन में अपना असर दिखा दिया करती हैं, उसलिए जीती हैं, तो एक बात की दाद देनी चाहिए कि उन्होंने मैनेजमेंट कोई कम से कम अच्छी की है। कॉन्स्टिट्यूएंसियां जैसे बांटी हैं जिस पर बहुत से एतराज़ात किए जाते हैं, जैसे प्री पोल रिगिंग कहा जाता है, वो कोई गलत नहीं है, दुरुस्त की है। और उनका असल मुकाबला चूंकि जमात इस्लामी के साथ था तो जमात इस्लामी वालों को शिकायत है। लेकिन PTI वालों को समझ लेना चाहिए कि कराची में उनका कोई सॉलिड वोट बैंक नहीं है। एक इमरान खान का जो फिनोमेना था उसने कराची वालों को अपने तरफ खींचा तो था, लेकिन उनका इंतजामी ढांचा, उनका वो तमाम निज़ाम जिसके जरिए से वो बल्दियाती इलेक्शन की डायनामिक्स डिफरेंट हुआ करती है जनरल इलेक्शन से, वो भी जीत सकती हैं, वो मुश्किल दिखाई देता है।
उनके लिए जी बहुत सी जी बातें लम्हा फिक्रिया जी और सोचने वाली बातें। ठीक है जी, मीर साहब आपका पॉइंट आ गया। सना, आप क्या समझती हैं जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन पर जमात इस्लामी तहरीक इंसाफ की जानिब से नताइज को लेकर के, आप समझती हैं इनमें सच्चाई है? देखिए, मेरा ख्याल है कि एलिगेशंस तो दूर की बात है। हमने कल जो मनाजिर जिस तरीके से देखे, बैलेट बॉक्सेस सही नहीं लगाए गए थे, ठप्पे जो हैं वो लग रहे थे, वीडियोस हम्म बनी इसकी, सब कुछ हुआ। तो मेरा ख्याल है कि इस इलेक्शन में भी सवाल तो बहुत से उठते हैं। और इस इलेक्शन को देख के मुझे एक छोटी सी एग्जाम्पल या ये कह लें कि एक तरह से माजी की याद ताज़ा हो गई। 2018 में जो रिगिंग हुई और उसके बाद आरटीएस सिस्टम का बैठ जाना, तो उसकी एक शॉर्ट वर्जन हमने कल के मनाजिर में देखा। लेकिन जहां तक बात है कल के इलेक्शन की, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमने इसी शो में मुतादिद मरतबा ये चीज़ कराची के हवाले से जब भी बात की थी तो कही थी कि जमात इस्लामी की जो पार्टी है उनको तकरीबन 25 से 30 साल लगे हैं वापस उसी शक्ल में वापस आने में। मुकम्मल तौर पर अभी भी नहीं आई है, लेकिन वाकई उन्होंने कम बैक किया है। और इसकी एक सबसे बड़ी वजह मेरे ख्याल में यह है कि एमक्यूएम लंदन और एमक्यूएम पाकिस्तान की जो अलहदगी हुई है, उसके बाद एमक्यूएम पाकिस्तान का जो शिराजा बिखरा, तो कराची के जो अवाम थे उनके पास चॉइस नहीं थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नो डाउट पिछले इलेक्शन में भी किसी ना किसी हद तक जो असली वोट भी पड़ा, उसके बावजूद भी कराची की लीडरशिप पीटीआई की परफॉर्म नहीं कर सकी। और इसकी शायद यही वजह है कि खुर्रम शेर जमान साहब जो कि सदर से एमपीए मुंतखब हुए हुए हैं, वो जब यूसी का इलेक्शन लड़े हैं तो कल उनको बुरी तरह शिकस्त हुई, उनको 2500 वोट भी नहीं पड़े। तो मेरा ख्याल है कि पीटीआई को भी ये हम्म समझने की जरूरत है कि उनकी जो आपसी लड़ाइयां हैं कराची के अंदर और सिंध के अंदर, उन लड़ाइयों को खत्म करके उनको यूनिटी के तौर पर परफॉर्म करना होगा। लेकिन उसके बावजूद भी जरूर महसूस हुई होगी और वो पीटीआई ने टफ टाइम देने की कोशिश भी की है। लेकिन इसमें एक और बड़ा फैक्टर था, वो फेक लेजिस्लेशन जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2-2.5 साल पहले की थी अमेंडमेंट के नाम के ऊपर। और उन्होंने उसी वक्त ये गेम प्लान रखा था कि वो इस तरीके से हल्का बंदियां करें कि किसी एक जगह पर 20-30 हजार वोट पे एक यूसी बनाए और दूसरी जगह पे 90,000 लाख आबादी के ऊपर एक यूसी बनाए। इस चीज के ऊपर एमक्यूएम, जमात इस्लामी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बंदे ने एहतजाज किया, लेकिन फिर भी इसको कोई हतमी फिक्सेशन इसकी तरफ नहीं हो सकी, इसको हल नहीं किया जा सका और ये इशू अपनी तौर पर बदस्तूर कायम रहा। और यही वजह है कि चंद उन हलकों के अलावा जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जेर असर थे, पीपी उन हलकों में भी जीती है जहां पर उसके जीतने के चांसेस नहीं होते थे। और हम देख रहे हैं कि कराची के अलावा हैदराबाद के अंदर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में आ चुकी है कि वो अपने मेयर को ला सके। तो ये एक बड़ा अच्छा गेम प्लान था जो कि बिलावल साहब ने, न जाने उनको जो एडवाइसेस मिली उसके बाद सामने रखते हुए, इन तमाम हालात को उन्होंने पहले अमेंडमेंट्स करवाई और उसके बाद उसको प्रैक्टिकली अप्लाई किया और उसमें जी उनको कामयाबी हुई। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो तर्ज पॉलिटिक्स है इसमें अच्छा रहा। जहां तक एमक्यूएम की बात है, मैं बस लास्ट कंक्लूड कर दूं कि जी एमक्यूएम सना, की बात मीर साहब की दुरुस्त है कि एमक्यूएम को वैसे भी अपनी नाकामी नजर आ रही थी। उन्होंने उस नाकामी को मद्देनजर रखते हुए बेहतर यही समझा कि वो इस इलेक्शन से अपने आप को अलहदा रखें। राइट, ठीक, आपका जवाब आ गया। जावेद मलिक साहब, आप क्या समझते हैं? ये साजिश की बातें हो रही हैं, नताइज को रोके जाने के इल्जामात लगाए जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन पर, और ये भी कह रहे हैं कि हम तो अक्सरियत में थे, हमें कम करने की साजिश हो रही है। अब क्या कहेंगे? व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? मीर साहब और सना साहिबा ने बात की, उसको इंडोर्स करूंगा इस हवाले से कि हमारे मुल्क में जब कभी भी इंतखाबात हुए हैं, जो भी हारने वाली फरीक रही है, जमात रही है, उसने हमेशा धांधली का इल्ज़ाम लगाया है। ये एक लंबी तारीख है और इसके ऊपर हम एक लंबी बहस कर सकते हैं, लेकिन आज उसका मौका नहीं है। तो वो यकीनन कुछ बेज़ब्तियाँ जो हैं, जिस तरह सना ने कहा, हमें हमारी नज़र से भी गुजरी, हमने देखा कि कुछ बेज़ब्तियाँ जो हैं वो रिपोर्ट की गई हैं। और उसकी मुख्तलिफ रीजंस हो सकती हैं, क्या वो ऑर्गेनाइज रिगिंग थी या क्या वो सिस्टम का फेलियर था। इसको देखना होगा और आई एम श्योर जो रेलिवेंट इदारे हैं वो इसको देखेंगे। मैं नहीं समझता वैसे कि कोई लार्ज स्केल प्लान रिगिंग जिस तरह से कहा जा रहा है वो हुई है। हो सकता है कहीं ना कहीं फेलियर्स हुए हैं और उनको हमको रेक्टिफाई करना है। एमक्यूएम का जो शिराजा बिखरा था, वो हमने देखा कि उसको जोड़ने की जो कोशिश की, वो कहते हैं ना, टू लिटिल टू लेट। यानी उन्होंने कोशिश की तो सही, लेकिन वो उस वक्त बहुत देर हो चुकी थी। और अब लोगों को यकीनन ये नजर आ रहा था कि हमारा इलेक्टोरेट भी जो है, देखने जो वोट देने वाले लोग हैं वो भी बड़े समझदार और बाशऊर हो गए हैं। वो देख रहे हैं कि जो इनकी आपस में मिलना था, ये महज वोट हासिल करने की एक कोशिश थी। तो हो सकता है उनको ये लगा कि भाई हमारी वो जो रेजिडेंस है वो पब्लिक में नहीं आ रही, और उन्होंने, अगर जिस तरह से कहा गया कि एस्केप का रास्ता तलाश किया, तो इसमें इसमें काफी वजन है इस थ्योरी में कि एमक्यूएम वाकई इंतखाबात के लिए रेडी थी ही नहीं और उसको एक बहाना मिल गया और उन्होंने अपनी यानी राह फरार जो है वो तलाश कर ली। मेरी नजर में जो सबसे बड़ी गेन की है वो पीपल्स पार्टी ने की है। पीपल्स पार्टी, जैसे कि कहा गया कि वो हमेशा ही
यानी जो दही सिंध का इलाका है वहाँ पे मकबूलियत रही है, और जमात इस्लामी की जो रिसर्जेंस है वो भी हम जो लोग कराची की सियासत को बखूबी वाकिफ है वो हमें ये बताते हैं कि एक ज़माना ऐसा था कि वहाँ पे JI ही थी, यानी जमात इस्लामी ही जो थी वो वहाँ पे मेयर भी थे उनके, और यूनिवर्सिटी के अंदर काफ़ी उनकी गवर्नेंस थी, और जो लोग ट्रेडिशनली उर्दू स्पीकिंग जिनको बाद में फिर MQM में चले गए वो अपने आप को JI से अलाइन करते थे, या किसी हद तक किसी दूसरी जमात से भी। तो JI की जो सर्जेंस है, जो दोबारा से रीसर्जेंस है, मैं समझता हूँ कि वो भी पॉलिटिक्स के लिए अच्छी बात है कि एक ट्रेडिशनल पॉलिटिकल जमात जो कि जिसका एक अच्छी तारीख है वो सामने आ रही है, उसके ऊपर कुछ किसी हद तक आप सवाल उठा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो एक हकीकत बन के सामने आएंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी, जैसे मैंने कहा आपको, वो सबसे बड़ी गेन कर रही है, और मुझे लगता है कि हो सकता है कि वो सिटी गवर्नमेंट भी फॉर्म करें। जो सबसे बड़े लूजर हैं वो ऑफ कोर्स PTI हैं। PTI के अंदर के बारे में जो मुबस्सिरीन है वो ये समझते हैं कि उनको इंतखाबात जीतने का तो बहुत शौक है, लेकिन आई थिंक इलेक्टोरेट ये समझ गए हैं कि वो पावर में आने के बाद डिलीवर करना जो है वो किसी और चिड़िया का नाम है। वो PTI जो है वो उसको डिलीवर नहीं कर सकी, और मुझे लगता ये है कि लोगों ने ये देखा है कि खान साहब की जो पॉपुलैरिटी तो अपनी जगह पे होगी, लेकिन क्या वो उस पॉपुलैरिटी को ट्रांसलेट कर पाएंगे किसी गवर्नेंस में, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, जो कि मैं समझता हूँ कि एक लिटमस टेस्ट अगर हम कहें आइंदा आने वाले इंतखाबात के लिए, तो उसको अगर आप देखें, आई एम श्योर कि मेरे कॉलीग्स एग्री करेंगे कि एक लिटमस टेस्ट है कि PTI अवाम में तो मकबूल है, जलसे कर रही है, या खान साहब इंटरव्यूज दे रहे हैं, लेकिन वो जो इलेक्टोरेट है उसकी पल्स से उनका जो है वो फिंगर, जो उनका हाथ है वो उठता जा रहा है मेरी नजर में। ठीक है जावेद साहब, आपका जवाब भी आ गया। नाज़रीन, प्रोग्राम में यहाँ पर एक ब्रेक मुझे शामिल करनी है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम इमरान खान के बयान के हवाले से बात करेंगे कि क्या प्लान है उनके पास। साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। अब हम बात करेंगे कि इमरान खान के पास क्या प्लान है। कहते हैं कि वज़ीर आज़म की नींदें हराम कर देंगे, और कौमी असम्बली में भी वापस जाने का इंदिया दे दिया है कि निगरान सेटअप के लिए हम असम्बली में वापस भी जा सकते हैं। साथ साथ ये भी कहते हैं कि PMLN के MNAs हमारे साथ राब्ते में हैं। तो आखिर क्या प्लान है? सना, क्या आप समझती हैं कि कौमी असम्बली में अदम एतमाद की तहरीक आ रही है? ख्याल है कि तहरीक तो जरूर आएगी और शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ लाने की कोशिश भी की जाएगी, क्योंकि खान साहब जो बात कहते हैं उसमें से कुछ बातें वो कर भी देते हैं जिसमें उनका पॉलिटिकली ज्यादा फायदा होता है। ये जरूर है कि उन्होंने बहुत से तजियाकारों को हम समेत क्लीन बोल्ड किया था जब हमने ये कहा था कि जी असेंबलियों को डिसॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन खान साहब ने किया और अब KP असेंबली को भी डिसॉल्व करेंगे। लेकिन कुछ चीजें हैं जो कि तजियाकारों की भी दुरुस्त रही, वो ये कि ये कौमी असेंबली में वापस जरूर जाएंगे। उसकी वजह यह है कि जो निगरान सेटअप आएगा, चाहे सूबों में आए या वफाक में आए, उसमें यकीनन अगले इलेक्शन के हवाले से बहुत सी चीजों की हिकमत अमलियां जो हैं वो मुरतब भी की जाएंगी और फैसले भी किए जाएंगे। तो उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश जरूर थी और काफी अरसे से थी कि असेंबलियों में वापस जाए, लेकिन उसके लिए मौसर बहाना, और अब वो मौसर बहाना उनको मिल चुका है, और वो है कि शहबाज शरीफ साहब से एतमाद का वोट लेने का कहा जाएगा। अब देखना यह है क्या आया शहबाज शरीफ साहब ये एतमाद का वोट ले पाते हैं या फिर नहीं। लेकिन मेरा अपना ख्याल यह है कि जिस तरीके से MQM ने तमाम इख्तिलाफात के बावजूद भी ये कहा है कि हम न सिर्फ हुकूमत के साथ खड़े हैं बल्कि उनके साथ रहेंगे इस हुकूमत के मुकम्मल होने तक, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो असल गेम है वो उन लोगों पर होगा जो कि उनके मुनहरिफ अराकीन है। और जिस तरीके से खान साहब ने ये बात कही भी है एक इंटरव्यू में कि जी उनको हम आईनी तौर पर रोकने की कोशिश करेंगे, तो अब देखना ये होगा कि वो फैसले वक्त पर हो पाते हैं या नहीं। इनके लिए या तो वो कोर्ट्स में जाएंगे या फिर इलेक्शन कमीशन में। इलेक्शन कमीशन के ऊपर पहले ही इख्तिलाफात और उसके हवाले से बाइसनेस की बात कई मरतबा कर चुके हैं। देखना यह होगा कि जो कोर्ट्स हैं वो फैसले कर पाती हैं या फिर नहीं, क्योंकि अगर खान साहब के हक में फैसला नहीं आता तो उनको वो लगता है कि वहां पर कहीं ना कहीं उनके साथ कोई गड़बड़ की गई है, और अगर हक में आ जाता है तो फिर वो इंसाफ की बात भी करते हैं और इंसाफ के बोलबाले की भी जिक्र करते रहते हैं। एक चीज जरूर इंपॉर्टेंट है कि इस पूरी सिचुएशन में खान साहब ने कल भी ये कहा है कि जो बाजवा डॉक्ट्राइन है उसमें कोई तब्दीली नहीं आ सकी है। इसका मतलब यह है कि अगर वो पार्लियामेंट में वापस आते हैं और अगर उनको लगता है कि हालात उनके मुवाफिक नहीं है तो फिर वो इस एस्टेब्लिशमेंट के पीछे भी पड़ जाएंगे, और जब तक उनकी मर्जी के नताइज नहीं आ पाते तब तक वो इस एस्टेब्लिशमेंट को भी कोसते रहेंगे और उनके ऊपर भी इल्जामात लगाते रहेंगे। लेकिन उसके लिए उनको वो एक्सपोजर जो कि पार्लियामेंट फ्लोर से मिलना चाहिए उसकी जरूरत है, और इलेक्शन के हवाले से भी वो चाहते हैं और उनकी
जो कि पीटीआई को कौमी असेंबली में वापस लेके आएगा और खान साहब भी इसमें वापस आएंगे। ठीक सना, आपका जवाब आ गया। जावेद मलिक साहब, आप क्या कहेंगे सर? मेरी नज़र में जो मेरी कुछ इन्फॉर्मेशन भी है और कुछ मेरा तज्ज़िया, अगर आप उसको यूं कह लें, कि इमरान खान साहब अपनी सियासी ज़िंदगी का सबसे बड़ा यू टर्न करने की तरफ जा रहे हैं, यानी कि असेंबली में वापस लौटना। देखिए, जब इनको इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन में ये नाकाम हुए थे और हुकूमत की तब्दीली हुई थी, तो इनको यकीन था कि ये स्ट्रीट पे एजिटेशन करेंगे, इस्टेब्लिशमेंट को भी और हुकूमत को भी इतना प्रेशर डाल देंगे कि वो यकीनन इंतखाबात को जल्दी करवा देंगे और वो कामयाबी से जो है अपनी तहरीक को लेकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन मुझे लगता ये है कि अब उनको एहसास हो चला है कि ये उनकी जो स्ट्रैटेजी थी ये नाकामी की तरफ, बल्कि नाकामी से दो चार हुई है। बहुत उन्होंने स्ट्रीट प्रोटेस्ट कर लिए, धरने दे दिए, जो भी उनकी यानी जलसे करने थे। मेरे ख्याल में इतने जलसे उन्होंने इंतखाबात के लिए नहीं किए थे जितने कि उन्होंने बरतरफ होने के बाद किए। लेकिन उन तमाम चीज़ों का कोई असर जो है वो नहीं हुआ। हुकूमत जो है वो मुस्तहकम ही रही, चलती रही, इनको कोई इनकी सुनवाई नहीं हुई। तो अब ये हम तज्ज़िया नगारों पे छोड़ देते हैं कि क्या हम इसको नाकामी कहें उनकी, या इसको हम उनकी स्ट्रेटेजिक रिट्रीट कहें। क्योंकि जब खान साहब वापस असेंबली में जाएंगे, क्योंकि अब उनको ये बताया गया है, पहले भी उनको बताया जा रहा था लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं थे। अब उनके जो सियासी एडवाइजर्स हैं वो उनको ये बता रहे हैं कि देखिए, आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है कि आप वापस असेंबली में चले जाएं। अगर आप असेंबली में चले जाएंगे तो आप कम से कम निगरां सेटअप में एक किरदार अदा कर सकेंगे। हो सकता है कि उसके साथ साथ जो दूसरी बात सना ने की कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन भी ला सकें। मुझे नहीं लगता कि वो उनकी प्रायोरिटी ये होगी, वो कि वो एक प्रेशर बिल्ड करते रहेंगे। लेकिन असल में जो उनको ये बताया गया है और गालिबन वो इस पे कन्विंस हो गए हैं कि अगर वो पार्लियामेंट में होते हैं तो उनको निगरान सेटअप के अंदर कोई उनका रोल होगा, वरना ये हुकूमत अपनी मर्जी से या कोई भी निगरान जो है वो सिस्टम आ जाएगा जिसके मुताबिक शायद हो सकता है इनको प्रॉब्लम हो। तो दोनों सूरतों में मुझे ये लग रहा है कि ये पार्लियामेंट में वापस जाएंगे। अब किस तरह से जाते हैं, क्या एम्बेरसमेंट होती है उनको या नहीं होती, या वो अपने इसको पॉलिटिकल यू टर्न के बजाय वो कहते हैं ये तो मेरी एक नई सियासी हिकमत अमली है। खान साहब के पास एक महारत तो है ना कि वो अपने नैरेटिव को बिल्कुल यू टर्न करने के बावजूद उसको इस तरह से पब्लिक में और रोशनास करवाते हैं कि आवाम उसको, यानी अंग्रेजी में कहा जाता है पीपल बाय इनटू इट, यानी लोग उस चीज को मान लेते हैं इवन तो बिल्कुल उसके बरक्स बात कर रहे होते हैं जो उन्होंने कुछ माह पहले की थी। ये खान साहब का करिश्मा कह लें, उनकी एक पब्लिक फॉलोइंग कह लें, जो भी है, लोग उनको उनकी बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि जो वो नींदें उड़ाने की बात कर रहे हैं, अब ये नहीं पता किसकी नींदें उड़ने वाली हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि उनको ये बताया गया और उस पर कन्विंस हो गए हैं कि वो पार्लियामेंट में वापस चले जाएं। उसमें दो उनके फायदे हैं जो जिनका मैंने जिक्र कर दिया। एक तो वो नो कॉन्फिडेंस हो सकता है एक बोनस के तौर पे आ जाए, लेकिन डेफिनेटली निगरान सेटअप में तो उनका किरदार होगा ही फिर। ठीक है जावेद साहब, आपका जवाब आ गया। अमीर साहब, आप क्या समझते हैं, खान साहब के पास कोई ऐसा वाकई में प्लान है कि वो वज़ीर-ए-आज़म की नींदें उड़ा दें? और अदम एतमाद के हवाले से भी क्या जो खबरें हैं वो सच हैं? आ सकती है कौमी असेंबली में अदम एतमाद की तहरीक? इमरान खान ख्वाब बहुत देखते हैं, लेकिन दूसरा जो मलिक साहब ने कि बेचारे गालिबन ज़्यादा से ज़्यादा असेंबली में लौटने के लिए अपनी कोई हिकमत अमली वज़ा करना चाहते हैं, कुछ जवाब ढूंढना चाहते हैं। इसके अलावा उनको अंदाज़ा है कि अगर मौजूदा हुकूमत को जाना है और उसकी जगह इंतखाबात जल्दी होने हैं, तो इसका फैसला ना इमरान ने करना है ना मौजूदा हुकूमत ने करना है। ये वो अच्छी तरह जानते हैं और ये भी कह रहे हैं कि भाजपा डॉक्टर अभी बाकी है। जब ये दोनों बातें कह रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि इमरान खान को यकीन है कि ऐसी सूरत में उनको कोई विक्ट्री हासिल हो सकती है। सिर्फ यही है कि वो एक गेम में ऐसा मोहरा चलना चाहते हैं जिसके नतीजे के तौर पर वो शह मात ना दे सकते हों, लेकिन शह मात से बच सकते हों। ये उनकी हिकमत अमली तो हो सकती है। जहाँ तक ये मामला है कि नो कॉन्फिडेंस आ सकती है उनके बारे में, ये हो सकता है ये फैसले जो हैं ये अब किसी के हाथ में नहीं रही। असल बात ये है कि जो मसला इमरान पैदा करते जा रहे हैं, पंजाब असेंबली तोड़ना, उसके बाद वो तोड़ना, उसके बाद उनके लिए भी मुश्किलात आ सकती हैं। वो उन मुश्किलात से बचना भी चाहते हैं, मुकदमात से बचना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि उनको आसानी से उठाकर जेल में डाला जाए। वो चाहते हैं रजिस्टेंस हो। अगर पंजाब में है हुकूमत की तो रजिस्टेंस थी, खैबर पख्तूनख्वा में तो रजिस्टेंस हो सकती थी। बनी गाला में वो उतने महफूज खुद को अब नहीं समझ रहे। कम से कम लग तो यही रहा है, इतने अरसे से बनी गाला से दूर ही बैठे हुए हैं। हो सकता है कि शौकत खानम की वजह से बैठे हों कि शौकत खानम में उनका इलाज हो रहा है, लेकिन लोग समझते हैं कि इतने अरसे से उन्होंने कोई जलसा भी नहीं किया।
उनको बहुत से खौफ भी हैं, बहुत से डर भी हैं, लेकिन वो बात ऐसी करना जानते हैं कि अपनी कमजोरी को वो दूसरे की कमजोरी बना के बताना चाहते हैं। वो कहते हैं उनकी नींदें उड़ा दूंगा। नींदें किसकी उड़ती हैं, कैसे उड़ती हैं, ये तो एक अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान में जमहूरियत की जो नींदें उड़ाई हुई हैं उन्होंने, उसमें कोई शक नहीं है। इस वक्त बहुत से लोगों को ख्याल ये है कि इमरान की ये अपनी हिकमत अमली है तो वो बहुत ज़हीन आदमी है। उन लोगों का कहना है कि इनको तो, बल्कि एक साहब काबर दिलशाद ने तकरीबन कह दिया कि ISI के 3 DGs ने इनके लिए स्ट्रेटजी तैयार की है और ये बात तक कही जा रही है। अगर ये बात कही जा रही है कि कुछ लोग इनकी मदद कर रहे हैं, फिर दूसरी बात है। अगर कुछ लोग मदद कर रहे हैं और बाजवा डॉक्टरान भी मौजूद है, तो फिर इमरान एक ऐसी गेम खेलना चाहते हैं जिसमें अपने लिए कोई रास्ता निकाल सके, और असेंबली में जाना उनको कई लिहाज से अपने लिए महफूज लगता है। ठीक है जी, मीर साहब आपका जवाब आ गया। नाज़रीन, प्रोग्राम में यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करनी है मुझे। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो अपने तीसरे सेगमेंट में गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। तीसरे सेगमेंट में अब हम सवाल उठाने चाह रहे हैं कि चौधरी शुजात ने परवेज इलाही को शो कॉज नोटिस दे दिया, बुनियादी रुकनियत से उनको बरतरफ कर दिया है, तो क्या परवेज इलाही को पूरी पार्टी जम करने का इख्तियार हासिल है? जावेद मलिक साहब क्या कहेंगे सर? जी, मेरी नज़र में इसके 2 मुहर्रिकात हैं। एक तो देखिए, हमें ये देखना पड़ेगा कि जो चौधरी बरादरान हैं उनकी नेक्स्ट जनरेशन अब सामने आ गई है। तकरीबन तमाम सियासी ख़ानदानों की अब ऐसा ही हो रहा है, और मुनिस इलाही जो हैं वो अपने वालिद पर काफ़ी हावी नज़र आते हैं, परवेज़ इलाही साहब पे। क्योंकि मेरी नज़र में, या मेरी जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक, मीर साहब इसको ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन कर सकें शायद, कि मुनिस इलाही मेरे ख्याल में अपनी जो सियासी मुस्तकबिल है वो PTI के साथ देखते हैं। बिकॉज PTI के अंदर भी आप देखें कि एक लीडरशिप क्राइसिस है पंजाब में। पूरा जो उनकी टेन्योर था, पिछला हुकूमत, उन्हें बुज़दार साहब को दे दिया चीफ मिनिस्ट्री, जो वो चीफ मिनिस्टर उनके वो रही। गोया कि कोई उनके पास काबिल कदर क़यादत नहीं है पंजाब में। अगर कोई है तो उसको वो लाना नहीं चाहते। मतलब शाह महमूद साहब के बारे में कहा जाता है, लेकिन वो आई डोंट थिंक कि उनको वहाँ पे लाना चाहते हैं। जो वो अलीम खान साहब थे या जहांगीर तरीन साहब थे, वो भी इनके साथ नहीं है अब। तो मुनिस इलाही ये समझते हैं कि मुस्तकबिल में इमरान खान की जो पार्टी है PTI, मेरी नज़र में, मेरी सोच के मुताबिक, वो अपने आप को उसका लीडर बनते हुए देख रहे हैं पंजाब में। अब क्या वो एश्योरेंस की बुनियाद पे ऐसा समझते हैं, या क्या उनकी ये गेस वर्क है? क्योंकि एक पॉलिटिकल बसीरत भी होती है कि वो ये समझते हैं कि वो वहाँ पे अपना जो है वो किरदार अदा कर सकते हैं ज़्यादा बेहतर। अगर वो नून लीग के साथ जाते हैं तो वहाँ हमजा भी हैं, वहाँ मरियम भी हैं, वहाँ और भी बहुत लीडरशिप है, तो वो वहाँ पे 2nd या 3rd टियर पे चले जाएंगे। वेराज PTI में रहते हैं वो 1st टियर पे रहेंगे पंजाब में। दूसरी मुहर्रिकात ये है कि जो बड़े चौधरी साहब हैं, चौधरी शुजात हुसैन साहब, उनकी दरीना ख्वाहिश ये रही है हमेशा के मुख्तलिफ लीगें जो है वो आपस में मिल जाएं, और मुझे ये लगता है कि वो इस हवाले से जो है वो काफ़ी एक्टिव रहे हैं। और हो सकता है कि हम देखें कि काफ लीग, जो क्या थोड़े बहुत उनके जो MPs या MNAs रहते हैं, वैसे भी हम देख रहे हैं कि चौधरी सालिक जो हैं वो तो अभी इन्हीं की हुकूमत का हिस्सा हैं, तो शायद ये मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बन जाए, एक वो जमात बन जाए। और मुझे ये लगता है कि शायद परवेज इलाही साहब और उनके बेटे जो हैं मुनिस इलाही साहब, ये आपको हो सकता है कि PTI की लीडरशिप पंजाब में एटलीस्ट, और अगर ये नहीं होता तो चीफ मिनिस्टरशिप एटलीस्ट, इस हवाले से कोई नेगोशिएशंस जो हैं वो इनकी चल रही हैं, और वो ये समझते हैं कि उनको वहाँ पे अच्छी पोजीशन मिल सकती है। रहा सवाल आपका जो शो का उसका है, तो वो मेरे ख्याल में कोई इतनी, मैं समझता हूँ इट वाज ऑलरेडी रिटन, यानी ये सब समझ रहे थे कि उन्होंने अपनी पार्टी को PTI की तरफ लेकर जाना है, और मुझे लगता है कि ऐसा ही होगा, वो शो कॉज दें या ना दें। परवेज इलाही साहब का मुस्तकबिल जो है वो PTI के साथ देख रहे हैं। तो जावेद साहब, परवेज इलाही के पास ये इख्तियार है कि वो पूरी पार्टी को जम कर सकते हैं? ये इख्तियार है उनके पास? ये उनके पास मेरी नज़र में तो नहीं है, क्योंकि ऑफ कोर्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं या पार्टी के जो प्रेसिडेंट है वो तो चौधरी शुजात हुसैन साहब हैं, लेकिन आप जानती हैं कि जो PMLQ है वो कुछ मेंबरान हैं उनके पास, या वहाँ पे शख्सियात ही हैं बेसिकली। परवेज इलाही हैं अगर, तो उनके बेटे या उनके जो उनके ज़ेर असर कुछ 1-2 लोग हैं, वो उनको लेकर जा सकते हैं एज ए इंडिपेंडेंट पर्सन। और वो हो सकता है कि आपको नजर आए कि मुस्तकबिल में, मैं चाहूंगा मीर साहब इस पे तबसरा करें कि क्या वो देख सकते हैं कि PTI की पंजाब की लीडरशिप जो है वो परवेज इलाही या उनके बेटे के पास हो मुस्तकबिल में।
ठीक है जी, मीर साहब की तरफ चलते हैं। मीर साहब, आप क्या समझते हैं, सजाद मीर साहब क्या समझते हैं, आपकी ये इख्तियार है परवेज इलाही को पार्टी जंग कर दें, क्या उनके पास ये इस्तेहकाक है? तीनों बातें ठीक कही हैं जुबैद मलिक साहब ने। ये बात भी दुरुस्त है कि चौधरी शुजात क्या चाहते हैं और इस वक्त मूनस सलाई क्या चाहते हैं। मूनस सलाई का यकीनन ये नुक्ता नज़र है कि वो एक पीटीआई में महफूज हैं और परवेज इलाही भी यही समझते हैं कि उनका नून के साथ इत्तेहाद नहीं हो सकता। माजी की तारीख भी ये बताती थी कि नून खास तो उनके साथ चलने को तो तैयार थे, उनकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर थी, लेकिन वो परवेज इलाही से बहुत जुड़े हुए थे और बहुत सी बातें थी। खासतौर पर मुशर्रफ के ज़माने में परवेज इलाही ने जो ये कहा था कि 10 बार वर्दी पहनकर भी अगर मुशर्रफ आ जाए तो मैं उसका साथ दूंगा, इन किस्म की बातों से बहुत जुड़े हुए थे। मूनस सलाई अब समझते हैं कि वो अगर कोई गुजरात में सियासत कर सकते हैं, पीटीआई की क़यादत देना एक दूसरी बात है, लेकिन पंजाब में अगर सियासत कर सकते हैं तो वो पीटीआई के जोर पे कर सकते हैं। उनको शायद मुस्लिम लीग में एडजस्टमेंट होती नजर नहीं आ रही, ये उनका नुक्ता नजर है। और ये इस वक्त जो भी परवेज इलाही की पॉलिसियां हैं उससे बेसिक किरदार मूनस इलाही कर रहे हैं और परवेज इलाही जो कुछ कर रहे हैं वो मूनस इलाही के लिए कर रहे हैं। वो अपनी इन खेल चुके हैं, अब उनको पता है कि अब उन्हें ज्यादा देर कंटिन्यू नहीं करना, बल्कि इस जमाने में भी ज्यादा काम मूनस इलाही करते रहे थे। दूसरी जनरेशन, इस जनरेशन में एक तरह की तलखी पैदा हो गई है, या तीसरी जनरेशन कह लीजिएगा। ज़ोहर लाई ने बहुत अच्छे तरीके से लेकर चले, वो एक लीडर भी थे और अपने भाई मंजूर लाई से जो परवेज लाई के वालिद हैं, उनके साथ वो अपना कारोबार सियासत संभालते थे, सियासत ये संभालते थे, कारोबार वो देखते थे। वो एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही और बच्चों में भी और फैमिली में भी बहुत एक मुफाहमत की पॉलिसियां रही। मैंने जब भी देखा शुजात को, चौधरी शुजात को और परवेज इलाही को, मेरी नज़र में वही थे कि दोनों भाई लोग इकट्ठे ही कहीं आया करते थे, जाया करते थे और काम किया करते थे। अब वो सूरत दिखाई नहीं देती। जहां जहां रहा ये सवाल कि इसके नतीजे के तौर पर क्या परवेज इलाही को ये इख्तियार हासिल है कि वो जम कर सके पूरी पार्टी को, तो मेरे ख्याल में वो उनको इख्तियार तो हासिल नहीं है। वो अपने लोगों के साथ वहां चले जाएंगे, इस तरह काफली बच जाएगी। जो इलेक्शन कमीशन में काफली रजिस्टर्ड है ना, वो बच जाएगी चौधरी शुजात के इस्लाम से। चौधरी शुजात सदर है, वो काफली बच गई। अब वो काफली कितनी होती है, कितने लोग उनके साथ रहते हैं, कितने लोग उनके साथ चलते हैं, ये दूसरी बात है। कितनी ताकत है उस बीमार शख्स में जो अब भी एक इस्तेकाम की बड़ी जब बात करती हैं सियासत में तो बड़ी पुख्ता तरीके के साथ बात करते हैं। लगते नहीं है कि ये बाहर आदमी की थिंकिंग है। वो बहुत अब भी हमारे सीजन चले जाते हैं। बहरहाल फॉलोइंग की बात दूसरी है, वो कितने हल्कों पे जीत सकते हैं, ले सकते हैं, आगे आ सकते हैं, ये मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ये बात जरूर है कि ये इख्तियार परवेज इलाही के पास जो है वो यकीनी तौर पर नहीं है और आने वाले दिनों में इसके क्या असरात पड़ते हैं वो तो देखने की बात है। लेकिन ये अब बात समझ आ गई है कि परवेज इलाही ये समझ चुके हैं कि वो इंडिपेंडेंट सियासत शायद उनके लिए ज्यादा खुशगवार नहीं होगी और मूनस इलाही की बात मानना चाहते थे, जिसके लिए चौधरी शुजात प्रियम्प्ट किया है अपनी पार्टी को बचाने के लिए। उस पार्टी में क्या बचता है, चाहे सिर्फ शेख रशीद की तरह एक दो आदमियों की पार्टी बन के रह जाती है, यहाँ सचमुच वो उनके असरात के नतीजे के तौर पर गुजरात में उनके बेटे सीटें निकाल लेते हैं, सालक निकाल लेते हैं, कुछ भी हो सकता है। और चीमा साहब हैं उधर, वो लोग कुछ अपना असर दिखा सकते हैं, ये मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये बात तय है कि परवेज इलाही को ये इख्तियार नहीं ठीक, आपका जवाब आ गया। जहाँ चाहते जा सकते हैं, लेकिन इसका जी ठीक है मीर साहब, आपकी आवाज कट गई थी इसलिए मुझे लगा आप अपनी बात पूरी कर चुके हैं। सना, आपकी तरफ आऊंगी। सना, आपकी माहिराना राय क्या है इस मामले को लेकर? मेरा ख्याल है कि मीर साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं और उनसे पहले जावेद साहब ने भी काफ़ी अच्छा पॉलिटिकली हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बताया। मुझे नहीं लगता है, क्योंकि ये दोनों मेरे सीनियर्स हैं और बड़ी हद तक इन्होंने ब्रीफ भी किया है पंजाब के हवाले से, मगर ये बात दुरुस्त है इनकी कि जो इस वक्त सियासत हो रही है इन खानदानों में, जो तीसरी पीढ़ी के करीब चल रही है, और इसमें मेरा ख्याल है परवेज इलाही साहब और शुजात साहब का आपसी कोई इख्तलाफ नहीं रहा होगा, लेकिन जो उनके बाद आने वाली पौध है असल इख्तलाफ उनके अंदर है। और ये बात पहले जो शायद जुबान ज़दियाम नहीं थी लेकिन अब हो चुकी है कि ये बड़े मुख्तलिफ ग्रुपों में बढ़ चुके हैं। और जहाँ तक दुरुस्त की बात है, तो अगर आप लोग भी देख सके हो तो कुछ घंटे पहले चौधरी वजाहत साहब की और
हुसैन इलाही साहब की एक ऑडियो लीक आई है और उसमें बड़ा क्लियरली पार्लियामेंट के अंदर जो 172 का फिगर है उसको पूरा करने के हवाले से वो ऑडियो लीक्स आई है, टेलीफोन कॉल है वो, और उससे बड़ी हद तक वाज़ेह हो सकता है कि अगर मुमकिन तौर पर शहबाज शरीफ साहब को एतमाद का वोट लेना पड़ता है तो मुस्लिम लीग काफ क्या रोल प्ले कर सकती है। जहां तक बात है कि परवेज इलाही साहब को पार्टी से निकाल सकते हैं शुजात साहब या नहीं, ऑब्वियसली इसमें इलेक्शन कमीशन और जो दीगर इससे मुताल्लिक इदारे हैं या कोर्ट्स हैं वो बेहतर फैसला कर सकते हैं, लेकिन अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन वाइज देखा जाए पार्टी के तो शुजात साहब के पास इख्तियार जरूर है, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि शुजात साहब पार्टी में एक्टिव कितना है। उनकी जो गिरती हुई सेहत है उसके बाद से पार्टी बुनियादी तौर पर परवेज इलाही साहब के हाथ में थी। चौधरी शुजात साहब के जो बेटे हैं उनका इतना असर रसूख नहीं रहा था और पंजाब में भी मोनिस इलाही साहब ज्यादा प्रोएक्टिव कई अरसे से काम कर रहे थे और इसीलिए शायद उनकी ज्यादा ग्रिप है एज कम्पेयर टू शुजात साहब के बेटे के। लेकिन क्योंकि शुजात साहब के बेटे और उनके दरमियान इख्तलाफात रहे हैं इसलिए बहुत सी जगहों पर इनकी बातचीत और इनकी उमूर के हवाले से भी इख्तलाफात बहुत ज्यादा रहे हैं। अब अगर हम मुस्लिम लीग काफ की अपनी स्टैंडिंग देखें तो वो गुजरात, मंडी बहाउद्दीन और इस किस्म के जो चंद शहर हैं, वजीराबाद वगैरह, इनसे ज्यादा नहीं है। इनमें फैसिलिटेशन के लिए अवाम की इन्होंने 100 अरब से ज्यादा का बजट भी अप्रूव कर दिया। वो पहुंचता है, लगता है लोगों तक पहुंच पाता है, इस्तेमाल हो पाता है नहीं, ये एक अलग डिबेट है, लेकिन इन्होंने कम से कम अवाम के लिए किया और वो इसीलिए किया कि ये उन्हीं हलकों में जीत सकते हैं। ना ये इस पार्टी को इससे ज्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं, ना ये कहीं और कंटेस्ट कर सकते हैं और ना ही शायद इनकी वो स्टैंडिंग रही है पंजाब में। लेकिन असल चीज यह है कि क्या इस पार्टी को इसी पोजीशन पे आगे लेके चलना है या फिर किसी पॉपुलर पार्टी के अंदर मर्ज होना है। जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी मेरी आवाज आ रही है आपको समीना? जी मेरी आवाज आ रही है? जी मुझे सुन सकती हैं? चले मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। मैं सिर्फ ये एक पॉइंट कह रही थी कि अगर तो ऐसा होता है तो फिर यकीनन ये चीज देखने से ताल्लुक रखती होगी कि आया वाकई मुस्लिम लीग काफ अलहदा जमात के तौर पर अपनी स्टैंडिंग दे पाती है। यानी मुझे नहीं लगता कि चौधरी शुजात साहब जो हैं वो अपनी पार्टी को इस तरीके से किसी और की प्लेट में जाने देंगे। वो जरूर इसके ऊपर रेजिस्टेंस करेंगे, उनके बेटे रेजिस्टेंस करेंगे और अब ये चीज देखने से ताल्लुक रखेगी कि आया मोनिस इलाही साहब और उनके बेटे जो है सालिक हुसैन साहब शुजात साहब के, वो इस पार्टी को मजीद जो कि मुख्तसर तरीन पार्टी है इसको मजीद मुख्तसर करते हैं या फिर नहीं। लेकिन शायद शुजात साहब के जो पार्ट है या उनकी तरफ के जो लोग हैं वो कभी भी मोनिस इलाही साहब और परवेज इलाही साहब के बैक फॉलो नहीं करेंगे और कौमी असेंबली में भी जब वोट देने का टाइम आएगा अगर तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होता है शहबाज शरीफ साहब के लिए तो हमें वाज़ेह डिवीजन इसमें पड़ती हुई जरूर नजर आएगी। जी जी सना अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए। जी मैंने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया सना। ठीक है सना, जी सना, आप नासिन आज का प्रोग्राम आपने मुलाहिजा किया। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। मेरे तमाम मौजूद मेहमान सज्जाद मीर साहब, सना मिर्जा साहिबा और जावेद मलिक साहब, आपकी कीमती वक्त कीमती राय का बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए, आपसे कल मुलाकात होगी लाने के बाद।